आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। भारत से पूरी दुनिया को उम्मीदें। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के तहत ट्रेड शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि गुजरात में विकास के साथ विरासत का मंत्र हर जगह गूंज रहा है। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि 21वीं सदी में विकास की उस यात्रा को दिखाता है जो कभी एक सपने के रूप में शुरू हुई थी और आज देश और दुनिया के भरोसे में बदल चुकी है। साथियों, बीते 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ने लगातार कुछ नया, कुछ विशेष किया है। वाइब्रेंट गुजरात की ये रीजनल समिट भी इसका एक उदाहरण बन गई है। इसका फोकस गुजरात के अलग अलग हिस्सों के अनटैप्ड पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने का है। जैसे किसी क्षेत्र में कोस्टलाइन का सामर्थ्य है तो कहीं एक लंबी ट्राइबल बेल्ट है, कहीं इंडस्ट्रियल क्लस्टर का एक बड़ा इकोसिस्टम है, तो कहीं खेती और पशुपालन की समृद्ध परंपरा है। यानी गुजरात के अलग अलग रीजन्स की अपनी ताकत है। वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट गुजरात की इन्हीं रीजनल संभावनाओं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात की आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। अखिलेश, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में पीएम मोदी ने शिरकत की और साथ ही साथ अहम बात साफ तौर पे की कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। आज गुजरात के राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात के आयोजन का मेन मकसद कहा एक सपने की तरह था कि जैसे 10 साल पहले जब इसका आयोजन उनके मुख्यमंत्री रहते शुरुआत की गई थी, एक सपना था कि देश दुनिया को बताया जाए कि गुजरात में क्या संभावनाएं हैं, गुजरात का मॉडल क्या है, गुजरात में इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, यहाँ पर उद्योग को कैसे विकसित किया जा सकता है। तमाम तरह की अपार संभावनाएं गुजरात में थी। इसी विचार और सपने को लेकर वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया गया था। इस बार ये 10वां वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें देश दुनिया के तमाम उद्योगपति से लेकर इन्वेस्टर शामिल हो रहे हैं। और इस बार वाइब्रेंट गुजरात का मकसद है कि गुजरात का जो कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में गुजरात का विकास हो, गुजरात में इन्वेस्टमेंट हो, कच्छ सौराष्ट्र में तमाम तरह की इंडस्ट्री लगे और वहां के लोगों को रोजगार मिले।
उसके बाद गुजरात का विकास हो, तमाम तरह की चीजों को लेकर ये सपना लगातार वाइब्रेंट गुजरात के तहत गुजरात को विकसित करने के लिए सरकार वहां की सोचती है, करती है। उसी कड़ी में कहा जा सकता है कि वाइब्रेंट गुजरात की आज फिर आयोजन की शुरुआत और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसकी कहा उन्होंने कि इसकी गूंज 21वीं सदी में शुरू हुई थी और लगातार इसकी गूंज जारी है। और गुजरात में जिस तरह का विकास हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उद्योगपति आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये गुजरात के लोगों के लिए बेहद सफलता और सक्सेस की बात है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री तमाम उद्योगपतियों से ये भी कहा कि गुजरात में हर तरह का उनके हिसाब से माहौल दिया जाएगा, उद्योग के हिसाब से हर सुविधाएं दी जाएंगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्र में वो लोग करें, उनके लिए सरकार हर तरह से खड़ी रहेगी। जो भी समस्या आएंगी उनका समाधान प्राथमिकता के साथ किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट में जो भी बाधाएं आएंगी उनको सरकार समाप्त करेंगी। तो कहा जा सकता है कि गुजरात को और विकसित करने के लिए गुजरात के जो अभी भी क्षेत्र पीछे हैं, जिनमें कच्छ और सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में इस बार वाइब्रेंट गुजरात का जो थीम है वो कच्छ और सौराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट के तहत इस वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन हो रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में वाइब्रेंट गुजरात से इस बार कितना इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बने रहिए अखिलेश हमारे साथ। गुजरात से खबर, वाइब्रेंट गुजरात भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही और साथ ही साथ गुजरात को विकास को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर तमाम बातें कही। और आगे बढ़ते हैं, दूर करें भ्रम, विकसित हो रहा संघ। दिल्ली स्थित संघ के कार्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वयंसेवक संघ बदल नहीं रहा है बल्कि समय के साथ धीरे धीरे विकसित हो रहा है। कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदल नहीं रहा बल्कि समय के साथ विकसित हो रहा और बस सामने आ रहा है। मोहन भागवत दिल्ली स्थित संगठन के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां आने वाली फिल्म शतक के गाने के एल्बम को लॉन्च किया गया। ये फिल्म आरएसएस के 100 साल के सफर की कहानी बताती है। आरएसएस प्रमुख भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन अपनी शताब्दी मना रहा है, लेकिन जैसे जैसे संगठन विकसित होता है तो नया रूप लेता है। और इस खबर पे हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, संघ बदल नहीं रहा है, नया रूप ले रहा है, ये बात साफ तौर पे मोहन भागवत ने दिल्ली में कही कार्यक्रम के दौरान। क्या कहना वो चाहते थे और क्या मकसद था, बताएं। देखिए, संघ के 100 साल पूरे होने पर संघ के लगातार कार्यक्रम देश ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में आयोजित किए जा रहे हैं और 100 साल संघ के जो कार्यकाल है, उनके काम है, उन्होंने जब तक 100 सालों में संघ के विकास से लेकर संघ ने जो काम किए हैं उन तमाम चीजों को लेकर एक फिल्म बनाई गई है संघ पर, जिसे नाम शतक दिया गया है 100 साल संघ के। उसको लेकर उसकी फिल्म के गानों की आज एल्बम लॉन्च की जानी थी, जिसको लेकर दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। इसमें संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे थे। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरसंघचालक दूसरे नंबर पर भैया जी जोशी भी शामिल हुए और इस कार्यक्रम में फिल्म के जो शतक फिल्म है उसके जो गानों के एल्बम लॉन्च की गई, उस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही आम लोगों की विचारधारा बढ़ रही हो और लोग ऐसी धारणा बनाते जा रहे हैं कि संघ अब बदल रहा है, मोहन भागवत की तरफ से कहा गया कि संघ नहीं बदल रहा है, लेकिन लोगों को अब दिख रहा है, क्योंकि संघ का विस्तार हो रहा है, संघ विकसित हो रहा है, संघ के काम सबके सामने आ रहे हैं, संघ ने क्या अब तक किया वो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, संघ और क्या क्या कर रहा है, संघ आगे और क्या करने जा रहा है इन 100 सालों के अपने कार्यक्रमों पर। इन सब चीजों का लेखा जोखा संघ की तरफ से रखा जा रहा है। तो आम
लोगों की धारणा बन रही है और उनकी विचारधारा में वो सोचते हैं कि संघ बदल रहा है, जबकि संघ बदल नहीं रहा है, संघ विकसित हो रहा है। और इस बदलाव की कड़ी को बदलते हुए संघ के तौर पर नहीं, विकसित हुए संघ के तौर पर देखा जाए, संघ के कामकाज के तौर पर देखा जाए, संघ की जो विचारधारा है उसके तौर पर देखा जाए, और संघ कहाँ कहाँ जरूरतमंद लोगों के साथ समय समय पर खड़ा रहता है, उनके लिए काम करता है, हर संभव असंभव चीजें होती उनके लिए वो लगा रहता है, और समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम करने के लिए संघ की जो कर्तव्य निष्ठा है उस पर वो डटा रहता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अब उनको संघ के सारी चीजें दिखती हैं तो उनको लग रहा है संघ बदल रहा है। संघ बदल नहीं रहा है, संघ काम कर रहा है, जो दिख रहा है, इसलिए लोगों के अंदर ऐसी विचारधारा बदले। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर संघ पर बनने वाली जो फिल्म सतत है उसमें इन सभी चीजों को समेटा जा रहा है कि कैसे 100 साल में संघ ने अपने को विकसित किया और कहां कहां कैसे शुरुआत की और कैसे वो आज इस तरह से। बड़ी बात अखिलेश आपने कही, तो संघ विकसित हो रहा है, ये बात मोहन भागवत ने कही। और अखिलेश बने रहिए हमारे साथ। संघ धीरे धीरे विकसित हो रहा है, नया स्वरूप ले रहा है, नया रूप ले रहा है, ये बात मोहन भागवत ने कही दिल्ली में सम्मेलन के दौरान। और आगे बढ़ते हैं, 15 जनवरी को होने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा, शिवसेना और आरपीआई महायुति गठबंधन ने अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान गठबंधन ने झुग्गी झोपड़ियों मुक्त मुंबई, बिना ब्याज लोन के साथ कई चुनावी घोषणाएं। महायुति गठबंधन ने अपने व्यापक घोषणा पत्र में बेस्ट बसों में महिलाओं के लिए किराए में 50% की छूट और शहर को बांग्लादेशी प्रवासियों से मुक्त करने का वादा दिया। घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम 5 साल बाद जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और दिखाएंगे कि हमने क्या हासिल किया। हम मराठियों को मुंबई छोड़ने नहीं देंगे और हम उन्हें यहीं घर देंगे। कुछ लोग सिर्फ मराठियों के घरों की बात करते हैं, लेकिन महायुति करके दिखाती है कि हम डेवलपर्स नियुक्त करेंगे और अगर वे काम नहीं करते हैं तो काम अपने हाथ में ले लेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही। तो बिना ब्याज लोन घोषणा पत्र में बहुत कुछ है, लेकिन धरातल पर कितना उतना रहा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक भी जुड़े हुए। अखिलेश, महायुति का घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसमें तमाम बातें, तमाम दावे किए गए हैं। क्या जानकारी है इस घोषणा पत्र को लेकर? देखिए, मुंबई का जो बीएमसी चुनाव होता है इसको लेकर पैरेलल सरकार महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि बॉम्बे में चलती है, और इस चुनाव की नजर सभी बड़ी पार्टियों को रहती है। हर पार्टी चाहती है कि किसी तरह से बीएमसी पर कब्जा किया जाए, जबकि लंबे समय तक यहाँ कब्जा शिवसेना का रहा, यानी बाला ठाकरे की पार्टी की, उनका लगातार कब्जा रहा। और उस कब्जे को बरकरार रखने के लिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और मनसे राज ठाकरे गुट की पूरी तरह से आपस में एकजुटता दिखाई गई, गठबंधन किया गया। और अब उनके तरफ से ताकत दिखाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में कहा जाए महायुति ने अपना बीएमसी इलेक्शन के लिए घोषणा पत्र जारी किया। और इस घोषणा पत्र में मुंबई के जो लोग हैं, खासकर मराठियों का जिक्र किया गया, और ऐसे लोगों को किया गया जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, खुले आसमान में रहते हैं, अस्थायी तौर पर रहते हैं, जिनके पास परम निवास नहीं है, उन लोगों को सौगात के तौर पर इस घोषणा पत्र में घोषणा की गई कि उनको घर बना के दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं, जिनका आना जाना रहता है, ऐसी महिलाओं को बसों में 50% छूट दी जाएगी। और उसके अलावा तमाम तरह की चीजों के साथ खास तौर पर ये घोषित किया, कहा गया कि मैनिफेस्टो में कि जो मराठी लोग हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि उसको घर देंगे, वो नहीं दे सके हैं, नहीं दे पाएंगे, लेकिन सरकार के तरफ से, देवेंद्र फडणवीस के तरफ से कहा गया कि वो इस बीएमसी के इलेक्शन में महायुति की जीत होती है तो वो इस इलाके में जो भी मराठी लोग हैं उनके लिए घर बनाएंगे, घर बना के देंगे, और इसके लिए बिल्डर्स भी वो खुद नियुक्त करेंगे और उसकी निगरानी सरकार खुद करेगी। अगर किसी तरह की लापरवाही आती है तो उसको वो अपने हाथ में सामान लेके खुद करवाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आरपीआई हो,
बाकी शिवसेना हो, इन पार्टियों के लिए महाराष्ट्र के चुनाव का विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीएमसी जीतना भी एक बड़ा लक्ष्य रहता है। और जो बीएमसी चुनाव जीतता है मुंबई पर वही राज करता है, महाराष्ट्र की सरकार भले किस पार्टी की हो। तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि बीएमसी इलेक्शन शिवसेना के लिए, बीजेपी के लिए, आरपीआई के लिए और चाहे एनसीपी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए, सभी के लिए चुनौती है। और ये चुनौती सभी पार्टियां मानकर चल रही हैं और उसी दमखम के साथ बीएमसी चुनाव में उतर रही हैं। और जब एक के बाद एक राजनीतिक दल के घोषणा पत्र सामने आ रहे हैं, उनमें दावे और वादे, और सरकार बनने के बाद यानी जो बीएमसी में उनका मेयर बनेगा उसके बाद की जो सौगातें देने के वादे किए जा रहे हैं वो एक के बाद एक सभी कर रहे हैं। फ्री की रेवड़ी काटने का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी, किसके सिर पर जीत का ताज बांधेगी, जनता किस पर भरोसा करेगी, ये बहुत अहम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो तमाम वादे हैं और महायुति का घोषणा पत्र जारी हुआ है, लेकिन घोषणा पत्र पर जनता कितना भरोसा करेगी ये बड़ा सवाल है। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हाथा बदहाल, योगी को खून से खत। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर कानपुर से, जहां महानगर के वार्ड नंबर 37 स्थित संतलाल हाता के बाशिंदों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से खत लिख दिया। बुनियादी समस्याओं से निजात दिलाने की मांग बुलंद की। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 1984 में नगरीय सुविधाओं से वंचित इलाके को विकसित बनाने का सपना दिखाते हुए मलिन बस्ती घोषित किया गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और अधिकारियों की मनमानी से इलाके में सीवर लाइन तक नहीं बिछाई जा सकी। इससे गंदगी और जलभराव बना रहता है। विकास का अभाव सामाजिक प्रतिष्ठा ग्रहण साबित हो रही है, जिससे बच्चों के रिश्ते तय कर पाने में भी दिक्कत आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करने वाले पार्षद को निष्कासित करने का आरोप लगाया और नंबर वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने खून से लिखा हुआ है और ये हम लोगों की बहुत भीषण समस्या है कि हमारे मोहल्ले में हम लोग कानपुर नगर के बीचों बीच रहते हैं और मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे जलकल, नगर निगम सब कुछ है। और सन 84 में हाता पूर्ण रूप से मलिन बस्ती घोषित हुआ था, लेकिन आज संतलाल का हाता पूर्ण रूप से मलिन बस्ती घोषित हुआ था, लेकिन आज तक हम लोगों को सीवर लाइन की सुविधा नहीं मिली है। और हम लोगों के यहाँ बच्चों की शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि गांव में भी इज्जत घर बना हुआ है, लेकिन आज तक हम लोगों को इज्जत घर नहीं मिला है, ना सीवर लाइन पड़ी है। नाले का भैया देख लो। वार्ड पार्षद का नंबर वापस लेने की मांग, लेकिन बुनियादी समस्याओं को लेकर खून से खत। तस्वीरें आपके सामने। संतलाल हाता के बाशिंदे सीएम योगी को उन्होंने खत लिखा है। और आगे बढ़ते, धर्मांतरण की आहट मचा हड़कंप। कानपुर देहात में हाल ही में हुए धर्मांतरण के खुलासे के बाद पुलिस और हिंदू संगठन हाई अलर्ट है। ताज़ा मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के पुखराया कस्बे में आया, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे एक संदिग्ध युवक को रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के अनुसार पुखराया कस्बे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया। तलाशी लेने पर उसके पास से ईसाई धर्म से जुड़ी बाइबिल और अन्य प्रचार की सामग्री भी मिली है। आपको बता दें, हंगामे की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है।
और अरमान हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अरमान, बजरंग दल धर्मांतरण की आहट पे हमने देखा हड़कंप मचा है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन इस बीच बजरंग दल ने बाइबल के साथ संदिग्ध युवक को पकड़ा है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कानपुर देहात में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा यहाँ जो इशू जो बना हुआ है, और अभी कल ही एक खुलासा हुआ था अकबरपुर में, और उसके बाद आज यहाँ जो पोखराय में जब लोगों को हकीकत ही इसकी मालूम पड़ी, तो अकबरपुर में जो बजरंग दल के जो लोग थे वो थोड़ा सक्रिय होते हुए नजर आए, और उन्होंने पोखराय में जो एक बना हुआ था धर्मांतरण केंद्र, उस जाके जब एक व्यक्ति जो था वो कुछ बाइबल को लेकर घूम रहा था, तो जब बजरंग दल ने उसके सटीक नजर अपनी बढ़ाई और उसको देखा, तो कहीं ना कहीं कुछ उसकी हकीकत मिली। जब बजरंग दल वालों ने वहां पर प्रदर्शन शुरू किया, तो मौके पर थाना प्रभारी पहुंचकर उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरमान, जुड़ने के। तो उचित पूछताछ की जा रही है। धर्मांतरण की आहट से हड़कंप मचा है, हिरासत में लिया गया और नहीं रहे इंडियन आइडल 3 विनर प्रशांत तमांग। इंडियन आइडल 3 के विनर और एक्टर प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रशांत का 43 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से हर किसी का दिल टूट गया। फैंस उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं। फिल्म मेकर राजेश गटानी ने तमांग की मौत की पुष्टि की। वह दार्जिलिंग के सिंगर महेश सेवा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रशांत को श्रद्धांजलि दी। सिंगर महेश सेवा ने बताया कि प्रशांत तमांग को कार्डियक अरेस्ट पड़ा था। इस समय दिल्ली में रह रहे थे। प्रशांत तमांग की बात करें तो उनका जन्म 4 जनवरी 1983 में हुआ था। वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, तो छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। तो दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नम आंखों से फैंस ने याद किया है। तिरालीस साल की उम्र में अंतिम सांस ली और मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक निकल के सामने आ रही है। और खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।